किसने सोचा था कि जेल की ऊंची दीवारों के बीच एक मामूली सा जूता ब्रैडली के हाथ में आते ही जेल से निकलने का हथियार बन जाएगा। अभी ब्रैडली जमीन से 3000 मीटर नीचे एक काल कोठरी में 20 दिन से बंद है और उसकी कमर में एक इलेक्ट्रिकल बेल्ट बंधी है जो उसे बार बार बिजली के झटके देती रहती है। इसीलिए ब्रैडली अपने जूते की सोल को निकालकर उस बेल्ट पर लगे सेंसर पर लगा देता है, जिससे रबर से बनी सोल एक स्ट्रॉन्ग इंसुलेटर की तरह काम करती है और करंट लगना बंद हो जाता है। तभी 2 गार्ड्स उसे देखने के लिए आते हैं तो वो झटके लगने का नाटक करता है। गार्ड्स उसे देखकर हंसते हैं। उन्हें लगता है कि वो पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है ब्रैडली अचानक उन पर हमला कर देता है। ब्रैडली उन दोनों गार्डों को इतना मारता है कि उनको अधमरी हालत में पहुंचा देता है। जैसे ही ब्रैडली अब वहां से आगे बढ़ता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो क्या ब्रैडली इस नरक से निकल पाएगा और कैसे एक साधारण सा कार मैकेनिक अमेरिका की सबसे खूंखार जेल में फंस गया? तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लिक मूवीज की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल खामोश माहौल से होती है, जहां हम ब्रैडली थॉमस नाम के एक आदमी को देखते हैं। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसे देखते ही साफ समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। लेकिन वो कोई गुंडा नहीं है, बल्कि एक कार वर्कशॉप में काम करता है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा होता है। तभी अचानक उसका बॉस उसे अपने केबिन में बुलाता है और बिना किसी लंबी बात के उसे नौकरी से निकाल देता है। बॉस कहता है कि आजकल कार वॉश का काम बहुत धीमा चल रहा है, बिजनेस डाउन है, इसलिए वो उसे सैलरी भी नहीं दे सकता। ऊपर से बात ऐसे करता है जैसे ये सिर्फ एक मजबूरी हो, लेकिन ब्रैडली को अंदर ही अंदर पता होता है कि असली वजह उसका गुस्सैल स्वभाव है, जो बॉस को हमेशा से परेशान करता रहा है। फिर भी ब्रैडली कोई बहस नहीं करता, ना चिल्लाता है, ना ही कोई ड्रामा करता है। वो बस चुपचाप अपनी चीजें एक छोटे से बॉक्स में रखता है, सब कुछ समेटता है और बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है, जैसे उसने ये सब पहले से ही स्वीकार कर लिया हो। वो अपनी पुरानी थोड़ी टूटी फूटी कार में बैठता है और घर की तरफ चल पड़ता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आगे उसके लिए और भी बड़ा झटका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो अपने घर के ड्राइववे में पहुंचता है, उसकी नजर अपनी पत्नी लॉरेन पर पड़ती है, जो कार में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रही होती है। उस एक पल में ही ब्रैडली के दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ जाते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि लॉरेन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। यही वो पल होता है जब उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा अचानक फट पड़ता है, जैसे कोई ज्वालामुखी बरसों बाद फूट पड़ा हो। वो लॉरेन से कुछ नहीं कहता, बस उसे इशारे से घर के अंदर जाने के लिए कहता है और जैसे ही वो अंदर जाती है ब्रैडली का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके बाद जो होता है वो बेहद डरावना होता है। ब्रैडली अपने ही हाथों से अपनी कार को तोड़ना शुरू कर देता है। वो इतनी ताकत से हेडलाइट्स पर मुक्का मारता है कि वो चकनाचूर हो जाती है। फिर साइड मिरर को उखाड़ फेंकता है और यहाँ तक कि कार के बोनट को अपने हाथों से मरोड़ देता है, जैसे वो कोई लोहे का टुकड़ा नहीं बल्कि कागज हो। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये उसके अंदर का दर्द था। वो दर्द जो उसने सालों से दबा रखा था, वो दर्द जो उसकी जिंदगी के हर गलत मोड़ के साथ बढ़ता गया था। ये उस इंसान की हालत थी जिसने अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत कुछ छोड़ा था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ तकलीफ ही मिली। जब उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होता है तो वो अंदर घर में जाता है और लॉरेन से बात करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों का रिश्ता पहले से ही बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा था। लॉरेन का हाल ही में मिसकैरेज हुआ था, जिससे वो मानसिक रूप से टूट चुकी थी, और दूसरी तरफ ब्रैडली भी अपने काम और तनाव के चलते उसे समय नहीं दे पा रहा था। दोनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी और आज जो हुआ उसने उस दूरी को और ज्यादा गहरा कर दिया। लेकिन इस बार दोनों खुलकर बात करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं और ब्रैडली एक बहुत बड़ा और समझदारी भरा फैसला लेता है। वो कहता है कि वो इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना पड़ेगा, यानी ड्रग्स की दुनिया में, जहाँ से वो पहले निकल चुका था। उसका मानना होता है कि अगर उसे अपनी पत्नी को एक अच्छी जिंदगी देनी है तो उसे पैसे कमाने के लिए वही रास्ता अपनाना होगा। लॉरेन उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे समझाती है कि ये रास्ता गलत है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और मजबूरी में उसकी बात मान लेती है। इसके बाद कहानी सीधे 18 महीने आगे बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि ब्रैडली और लॉरेन एक शानदार बड़े और महंगे घर में रह रहे हैं। उनकी जिंदगी अब पहले से बिल्कुल अलग लगती है, हर चीज परफेक्ट दिखाई देती है। लॉरेन अब प्रेग्नेंट है और ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी पटरी पर आ चुकी है। ब्रैडली अब अपने पुराने दोस्त गिल के लिए काम कर रहा होता है, जो उसे बड़े बड़े ड्रग डील्स दिलवाता है। एक दिन गिल उसे एक खास काम देता है और उसे एक बड़े ड्रग डीलर एलियाजार से मिलवाता है, जो इस पूरे खेल का बड़ा खिलाड़ी होता है। एलियाजार ब्रैडली को एक जिम्मेदारी देता है, जिसमें उसे 2 मैक्सिकन ड्रग डीलर्स के साथ मिलकर समुद्र के रास्ते आई एक बड़ी खेप को संभालना होता है। लेकिन ब्रैडली को शुरू से ही उन दोनों पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि वो दोनों अनुभवहीन हैं और कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। वो एलियाजार से अपनी चिंता भी जाहिर करता है, लेकिन एलियाजार उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ कंट्रोल में रहेगा और वो दोनों उसके हिसाब से ही काम करेंगे। उसी रात अंधेरे में जब तीनों मिलकर नाव से ड्रग्स उतार रहे होते हैं, तभी ब्रैडली की शंका सच साबित हो जाती है। उसे अचानक एहसास होता है कि पुलिस आसपास है और वो खतरे को भांप लेता है।
वो तुरंत उन दोनों मैक्सिकन लड़कों को कहता है कि ड्रग्स को पानी में फेंक दो ताकि सबूत मिट जाए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और उल्टा उससे बहस करने लगते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो ब्रैडली से लड़ने लगते हैं और फिर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। ब्रैडली किसी तरह वहां से निकल जाता है, लेकिन उन दोनों के सामने पुलिस आ जाती है और वो घबराकर पुलिस पर ही गोली चला देते हैं। अब यहाँ ब्रैडली के सामने एक बहुत बड़ा फैसला होता है, या तो वो पुलिस वालों को मारे और खुद को बचाए या फिर अपने साथियों को रोके। वो अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता और पुलिस को बचाने के लिए अपने ही साथियों पर गोली चला देता है। आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसके हाथों के सबूतों से ये साबित हो जाता है कि इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड वही था। कोर्ट में केस चलता है और उसे 7 साल की सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद उसे एक मीडियम सिक्योरिटी जेल में भेज दिया जाता है। जेल में आने के बाद शुरू में माहौल उतना खतरनाक नहीं लगता जितना ब्रैडली ने सोचा था। ये एक मीडियम सिक्योरिटी जेल होती है जहाँ चीजें कंट्रोल में दिखती हैं और कैदी भी उतने बेकाबू नहीं लगते। ब्रैडली यहाँ एक ही सोच के साथ रहता है कि उसे किसी भी तरह चुपचाप अपनी सजा पूरी करनी है और वापस अपनी पत्नी लॉरेन के पास जाना है। वो किसी से उलझता नहीं, किसी ग्रुप में शामिल नहीं होता, बस अपना काम करता है और हर दिन गिनता रहता है कि कब ये सब खत्म होगा। उसके अंदर का गुस्सा जैसे उसने फिर से बंद कर दिया हो, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकती नहीं है। कुछ ही दिनों बाद एक अजीब सा आदमी उससे मिलने आता है। उसका चेहरा एकदम ठंडा होता है। वो खुद को प्लेंसिड मैन कहता है। जैसे ही वो बैठता है, बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे पर आ जाता है और ब्रैडली को ऐसी बात बताता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देती है। वो कहता है कि जिन लोगों का नुकसान ब्रैडली ने उस ड्रग डील वाले दिन किया था, उन्होंने उसकी पत्नी लॉरेन को किडनैप कर लिया है। पहले तो ब्रैडली को यकीन नहीं होता, लेकिन प्लेंसिड मैन तुरंत अपने फोन पर एक वीडियो चलाता है। उस वीडियो में लॉरेन दिखाई देती है, डरी हुई, रोती हुई, मदद मांगती हुई। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। ये देखते ही ब्रैडली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगता है। इसके बाद प्लेंसिड मैन उसे और भी बड़ा झटका देता है। वो कहता है कि उनके पास एक डॉक्टर बैठा है जो जबरदस्ती लॉरेन का अबॉर्शन कर देगा, यानी उसके पेट में जो बच्चा है उसे खत्म कर दिया जाएगा अगर ब्रैडली ने उनकी बात नहीं मानी। ये सुनकर ब्रैडली के अंदर जैसे सब कुछ टूट जाता है। अब ये सिर्फ उसकी पत्नी की बात नहीं रही, ये उसके बच्चे की जिंदगी का सवाल बन चुका था। अब प्लेंसिड मैन धीरे धीरे उसे पूरा प्लान समझाता है। वो कहता है कि अगर ब्रैडली अपनी पत्नी और बच्चे को जिंदा देखना चाहता है तो उसे वही करना होगा जो उसे कहा जा रहा है। उसे इस जेल से निकलकर एक और जेल में जाना होगा, रेड लीफ स्टेट पेनिटेंटियरी। ये कोई आम जेल नहीं है, ये एक हाई सिक्योरिटी जेल है जहाँ सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। लेकिन सिर्फ वहाँ जाना ही काफी नहीं है, उसे उस जेल के सबसे डरावने हिस्से सेल ब्लॉक 99 तक पहुँचना होगा और वहाँ पहुँचकर उसे एक आदमी को मारना होगा, क्रिस्टोफर ब्रिज। प्लेंसिड मैन ये नाम ऐसे लेता है जैसे ये कोई आम टारगेट हो, लेकिन जिस तरह वो बात करता है उससे साफ समझ आता है कि ये काम आसान नहीं होने वाला। ब्रैडली तुरंत समझ जाता है कि ये सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उस पल ब्रैडली के चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव आता है। डर अभी भी होता है, लेकिन उसके साथ एक ठान लेने वाला भाव भी आ जाता है। वो जानता है कि अगर उसने ये नहीं किया तो उसकी पत्नी और उसका बच्चा दोनों खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो बिना ज्यादा सवाल किए इस प्लान को मान लेता है। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो इस मीडियम सिक्योरिटी जेल से रेड लीफ जैसी खतरनाक जेल में कैसे पहुंचे, क्योंकि वहां सिर्फ वही कैदी भेजे जाते हैं जो बहुत ज्यादा हिंसक और अनकंट्रोल हो जाते हैं। यानी उसे खुद को ऐसा बनाना होगा कि जेल प्रशासन उसे यहाँ रखने लायक ही न समझे। अगले ही दिन वो अपना प्लान शुरू कर देता है। बिना किसी चेतावनी के वो एक गार्ड पर हमला कर देता है। उसका हमला इतना अचानक और ताकतवर होता है कि गार्ड संभल ही नहीं पाता और बुरी तरह घायल हो जाता है। बाकी गार्ड्स दौड़ कर आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन ब्रैडली यहाँ रुकने वाला नहीं होता। जब उसे पकड़कर वापस उसके सेल में ले जाया जा रहा होता है, तब भी वो मौका देखकर फिर से हमला कर देता है। इस बार वो और ज्यादा हिंसक होता है, गार्ड्स को धक्का देता है, मुक्के मारता है और पूरी ताकत लगा देता है ताकि वो साफ दिखा सके कि अब वो कंट्रोल में नहीं है। ये सब देखकर जेल प्रशासन के पास कोई चॉइस नहीं बचती। वो उसे अनकंट्रोलेबल कैदी घोषित कर देते हैं, यानी ऐसा कैदी जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, और यही ब्रैडली चाहता भी था। फैसला तुरंत लिया जाता है कि उसे यहाँ से हटाकर रेड लीफ स्टेट पेनिटेंटियरी भेज दिया जाए। जैसे ही ये फैसला होता है, ब्रैडली को अंदर ही अंदर समझ आ जाता है कि उसके प्लान का पहला हिस्सा सफल हो गया है, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि असली नरक अभी शुरू होने वाला है। जैसे ही वो रेड लीफ जेल में पहुंचता है, वहां का माहौल देखकर ही उसकी समझ में आ जाता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। यहाँ हर चीज में एक डर है। जैसे ही ब्रैडली उस नई जेल की दहलीज पर कदम रखता है, उसे एहसास होता है कि पिछली जेल तो इसके सामने एक 5 स्टार होटल थी। वहाँ का वार्डन टुगन उससे मिलता है। वो उसे इंसान की तरह नहीं बल्कि एक जानवर की तरह ट्रीट करता है। उसकी पूरी तलाशी ली जाती है, उसे अपमानित किया जाता है। वार्डन उसे साफ शब्दों में चेतावनी देता है
कि यहाँ कानून सिर्फ उसका चलता है और अगर ब्रैडली ने अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश भी की तो उसे ऐसी जगह डाल दिया जाएगा जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। इसके बाद ब्रैडली को एक गंदी, बदबूदार और सीलन भरी सेल में डाल दिया जाता है, लेकिन इस बार भी उसका ध्यान इन चीजों पर नहीं होता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, उसे किसी भी हालत में सेल ब्लॉक 99 तक पहुंचना है। रेड लीफ स्टेट पेनिटेंटियरी के अंदर आने के बाद ब्रैडली को बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि यहाँ सरवाइव करना ही अपने आप में एक लड़ाई है। उसे एक ऐसी सेल में डाल दिया जाता है जिसकी हालत देखकर ही इंसान अंदर से टूट जाए। वहाँ कोई ठीक से सोने की जगह नहीं होती, बस एक गंदा सा घिसा हुआ गद्दा पड़ा होता है जो इतना खराब होता है कि उस पर लेटना भी मुश्किल लगे। फर्श पर हर तरफ गंदगी फैली होती है, नुकीले कांच के छोटे छोटे टुकड़े पड़े होते हैं और दीवारों से सीलन की बदबू आ रही होती है। हवा इतनी भारी और घुटन भरी होती है कि हर सांस लेना जैसे एक कोशिश बन जाता है। वार्डन टुगन उसे अंदर धक्का देते हुए साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि यहाँ के कैदी अब इंसान नहीं रहे, वो दरिंदे बन चुके हैं और अगर ब्रैडली ने यहाँ जिंदा रहना है तो उसे हर पल खुद को बचाने के लिए तैयार रहना होगा। ये सिर्फ जेल नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद ब्रैडली के चेहरे पर कोई डर नहीं दिखता। वो चुपचाप अपनी सेल में बैठ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही होती है, लॉरेन, उसकी पत्नी, जो इस वक्त कहीं बंद है, डरी हुई है और जिसकी जिंदगी हर पल खतरे में है। ब्रैडली को पता है कि वो यहाँ किसी आम वजह से नहीं आया है। उसका एक मिशन है, क्रिस्टोफर ब्रिज नाम के कैदी को ढूंढना और उसे मारना। यही एक रास्ता है जिससे वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे की जान बचा सकता है। इसीलिए वो अपने आसपास के माहौल से ज्यादा अपने अगले कदम के बारे में सोचता रहता है। कुछ समय बाद जब उसे थोड़ी देर के लिए बाहर लाया जाता है तो वो बाकी कैदियों को ध्यान से देखने लगता है। हर किसी के चेहरे पर एक अलग कहानी होती है, कहीं गुस्सा, कहीं पागलपन, कहीं हार मान लेने वाली खामोशी। तभी उसकी नजर एक ग्रुप पर पड़ती है जो जिम एरिया में एक्सरसाइज कर रहा होता है। उनके शरीर मजबूत होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखता है कि वो यहाँ के सबसे खतरनाक कैदियों में से हैं। ब्रैडली पास खड़े एक कैदी से पूछता है कि ये लोग कौन हैं, तो वो कैदी उसे बताता है कि ये जेल के सबसे खूंखार लोग हैं और यहाँ कोई भी इनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। इतना सुनना ही काफी होता है। ब्रैडली बिना कुछ सोचे समझे सीधे उनके पास चला जाता है और अचानक उनसे भिड़ जाता है। ये कोई गुस्से में किया गया फैसला नहीं होता, बल्कि एक सोच समझकर उठाया गया कदम होता है। उसे पता है कि अगर उसे जल्दी से जल्दी सेल ब्लॉक 99 तक पहुंचना है तो उसे ऐसा कुछ करना होगा जिससे पूरा जेल सिस्टम हिल जाए। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। हर मुक्का भारी होता है, हर वार सीधा हड्डियों तक असर करता है। सामने वाले कैदी भी पीछे हटने वाले नहीं होते, लेकिन ब्रैडली की ताकत और उसका इरादा दोनों बहुत खतरनाक होते हैं। लड़ाई इतनी तेज और हिंसक हो जाती है कि पूरे एरिया में हड़कंप मच जाता है। गार्ड्स तुरंत वहां पहुंचते हैं और चिल्लाकर उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन ब्रैडली जैसे अब सुन ही नहीं रहा होता। जो भी उसके सामने आता है वो उसे गिरा देता है, उसकी हड्डियां तोड़ देता है। कुछ ही पलों में कई कैदी जमीन पर पड़े कराह रहे होते हैं। गार्ड्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें भी धक्का देकर गिरा देता है। यहाँ तक कि एक गार्ड उसे डराने के लिए हवाई फायर करता है, लेकिन ब्रैडली पर उसका भी कोई असर नहीं पड़ता। तभी अचानक पीछे से वार्डन टुगन आता है और बिना समय गंवाए अपनी बंदूक ब्रैडली के सिर पर तान देता है। इस बार ब्रैडली रुक जाता है, गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और अब वो पूरी तरह उनके कंट्रोल में होता है। लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी डर नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी शांति होती है, जैसे वो जो चाहता था वो हासिल कर चुका है। इसके बाद टुगन उसे घसीटते हुए एक भारी लोहे के दरवाजे की तरफ ले जाता है। वो दरवाजा ऐसा लगता है जैसे किसी अंधेरी दुनिया का रास्ता हो। जैसे ही वो खुलता है, अंदर से ठंडी और सड़ी हुई हवा का झोंका बाहर आता है। ये वही जगह होती है, सेल ब्लॉक 99, एक ऐसी जगह जहां जाने का मतलब होता है कि अब वापसी लगभग नामुमकिन है। अंदर ले जाकर वार्डन टुगन उसे सबक सिखाने के लिए एक स्टन बेल्ट पहनाता है। ये कोई आम बेल्ट नहीं होती, इसमें इलेक्ट्रिक शॉक देने का सिस्टम होता है जिसे बाहर से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे ही वार्डन बटन दबाता है, ब्रैडली के पूरे शरीर में तेज करंट दौड़ जाता है। उसका शरीर अकड़ जाता है, वो दर्द से जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। हर झटका इतना तेज होता है कि किसी भी इंसान का हौसला टूट जाए। लेकिन यहाँ भी ब्रैडली अलग साबित होता है। वो दर्द से कराहता जरूर है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं आता। उसके अंदर जो जिद है, जो मकसद है, वो हर झटके के साथ और भी मजबूत होती जाती है। वो जानता है कि ये सब सहना जरूरी है, क्योंकि ये सब उसी रास्ते का हिस्सा है जो उसे अपनी पत्नी तक वापस ले जाएगा। आखिर में वार्डन उसे जोर से धक्का देकर अंदर बंद कर देता है और ठंडी आवाज में कहता है, सेल ब्लॉक 99 में स्वागत है, यहाँ से सिर्फ लाशें बाहर जाती हैं। ये शब्द वहाँ की सच्चाई को साफ बता देते हैं। अब ब्रैडली उस अंधेरे सीलन भरे गलियारे में अकेला खड़ा होता है। चारों तरफ सन्नाटा होता है, लेकिन उस सन्नाटे में भी खतरे की आवाज साफ सुनाई देती है। उसके पास न कोई हथियार है, न कोई साथी, सिर्फ उसकी अपनी ताकत, उसका दिमाग और वो जिद जो उसे यहाँ तक लेकर आई है।
वो धीरे धीरे अपनी सेल के अंदर जाता है, बैठता है और अंधेरे में घूरते हुए बस एक ही चीज सोचता है, अब आगे क्या करना है। लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास की चीजें कुछ अलग कहानी बताने लगती हैं। पास की सेल्स से आने वाली फुसफुसाहटें, कैदियों की अजीब हरकतें और गार्ड्स का बर्ताव, सब कुछ ये इशारा करता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। यहाँ चीजें वैसी नहीं हैं जैसी उसे बताई गई थी। कुछ देर बाद गार्ड्स उसकी सेल का दरवाजा खोलते हैं और उसे बाहर आने के लिए कहते हैं। उसे पूरी तरह जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, हाथ पैर कमर सब कुछ कस कर बांध दिया जाता है ताकि वो जरा भी हिल न सके। फिर उसे एक गुप्त कमरे की तरफ ले जाया जाता है जहाँ का माहौल और भी ज्यादा डरावना होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसके सामने जो लोग खड़े होते हैं उन्हें देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। वहाँ एलियाजार खड़ा होता है और उसके साथ वही 2 मैक्सिकन आदमी होते हैं जिनके साथ वो उस रात काम कर रहा था। उन्हें देखकर ब्रैडली को एक पल के लिए हैरानी होती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ साफ होने लगता है। एलियाजार धीरे धीरे उसके पास आता है और बहुत शांत लेकिन खतरनाक आवाज में उससे बात करना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि उस दिन की घटना की वजह से उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, करोड़ों का, और वो इस नुकसान का बदला लेना चाहता था, लेकिन सीधे नहीं बल्कि ऐसे कि ब्रैडली खुद चलकर उसके जाल में फंस जाए। यहीं पर ब्रैडली को सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि क्रिस्टोफर ब्रिज नाम का कोई कैदी है ही नहीं। ये पूरा मिशन, ये पूरा प्लान सिर्फ उसे यहाँ तक लाने के लिए बनाया गया था। उसे एहसास होता है कि वो जिस काम को करने आया था वो असल में कभी था ही नहीं। ये सब एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें वो पूरी तरह फंस चुका था। अब हालात पूरी तरह बदल चुके होते हैं। ब्रैडली अब शिकारी नहीं बल्कि शिकार बन चुका होता है। उसके शरीर पर लगी शॉक बेल्ट का कंट्रोल एलियाजार के हाथ में होता है। वो बिना किसी दया के बार बार बटन दबाता है और हर बार ब्रैडली के शरीर में तेज बिजली के झटके दौड़ जाते हैं। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगता है, उसकी मांसपेशियां खींच जाती हैं और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है, लेकिन फिर भी वो टूटता नहीं। एलियाजार यहीं नहीं रुकता। वो उसे उसकी पत्नी का वीडियो दिखाता है जिसमें लॉरेन रो रही होती है, डरी हुई होती है और मदद की भीख मांग रही होती है। ये सब देखकर ब्रैडली के अंदर का दर्द और भी गहरा हो जाता है, लेकिन उसके साथ उसका गुस्सा और इरादा भी बढ़ जाता है। इसके बाद एलियाजार और उसके आदमी उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। उसे जमीन पर गिराया जाता है, उसके चेहरे पर लातें मारी जाती हैं, उसके शरीर पर लगातार वार किए जाते हैं। हर वार उसे और कमजोर करता है, लेकिन उसका हौसला टूटने नहीं देता। वो हर दर्द को सहता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो यहाँ हार गया तो बाहर उसकी पत्नी और बच्चा नहीं बचेंगे। इसके बाद उसे वापस उसकी सेल में फेंक दिया जाता है, लेकिन वहां भी उसे चैन नहीं मिलता। उसे लगातार शॉक दिए जाते रहते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि एलियाजार अभी भी उसे तड़पाना चाहता है। काफी देर तक ये सब चलता रहता है और फिर अचानक सब शांत हो जाता है। इसी बीच ब्रैडली की नजर अपने जूते पर जाती है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो धीरे धीरे अपने जूते की सोल निकालता है और उसे शॉक बेल्ट के सेंसर पर लगा देता है, जिससे बेल्ट काम करना बंद कर देती है। ये एक छोटा सा कदम होता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बन जाता है। जब अगली बार गार्ड्स उसे लेने आते हैं तो वो झटके लगने का नाटक करता है। गार्ड्स उसे देखकर हंसते हैं, उन्हें लगता है कि वो पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, ब्रैडली अचानक उन पर हमला कर देता है। वो दोनों गार्ड्स को इतनी बेरहमी से मारता है कि वो वहीं गिर जाते हैं। ब्रैडली उन दोनों गार्डों को बुरी तरह मारकर अधमरी हालत में कर देता है और अब रुकने वाला नहीं था। अब ब्रैडली एक घायल जानवर की तरह बेकाबू हो चुका था। वह सीधा एलियाजार के कमरे में जाता है, उसे बुरी तरह मारता है, उसका गला दबाता है, उसकी एक टांग तोड़ देता है और एलियाजार के गले पर अपनी उंगलियां कसते हुए उसे फोन मिलाने के लिए कहता है। ये वही फोन कॉल था जिसका इंतजार वो पिछले कई हफ्तों से कर रहा था। दूसरी तरफ प्लेंसिड मैन था जिसके पास लॉरेन कैद थी। ब्रैडली एलियाजार से कहता है कि अगर उसने लॉरेन को अभी के अभी रिहा नहीं किया तो वो उसका सिर फुटबॉल की तरह उड़ा देगा। कॉल कट होते ही ब्रैडली एलियाजार को घसीटते हुए उस सेल में लेकर जाता है जिसमें अब तक ब्रैडली को बंद किया गया था। वह एलियाजार और उन दोनों गार्डों को सेल के अंदर बंद कर ही रहा होता है, तभी वार्डन टुगन अपने गार्ड्स की फौज लेकर आ धमकता है। ब्रैडली तुरंत सेल के मोटे दरवाजे के पीछे छुप जाता है। वार्डन टुगन उसे सरेंडर करने को कहता है, लेकिन ब्रैडली बताता है कि वह सरेंडर करने के लिए तैयार है, बस उसे एक बार कंफर्मेशन कॉल आ जाए कि अब उसकी पत्नी सेफ है। वार्डन टुगन भी ब्रैडली की भावनाओं की कदर करता है और उसे कुछ समय देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एलियाजार का एक आदमी ब्रैडली की पत्नी को उसके दोस्त गिल के घर पर छोड़ने के लिए आता है। जैसे ही ब्रैडली की पत्नी उसके दोस्त के पास सही सलामत पहुंचती है,
उसका दोस्त गिल झाड़ियों में पड़ी बंदूक से एलियाजार के आदमी को उड़ा देता है और लॉरेन तुरंत गिल से बंदूक छीनकर उस डॉक्टर को मार देती है जो अभी कुछ देर पहले उसका अबॉर्शन करना चाहता था। इधर तभी एक बहुत ही इमोशनल और पावरफुल सीन आता है जहां ब्रैडली को पता चलता है कि उसकी पत्नी सुरक्षित है और अब उसका काम पूरा हो चुका है। तभी ब्रैडली सेल के अंदर जाता है और एलियाजार को इतना मारता है कि उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन तभी एक धमाके के साथ सेल का दरवाजा टूटता है और वार्डन टुगन अपने सबसे खूंखार गार्ड्स के साथ अंदर दाखिल होता है। वार्डन टुगन, जो खुद एक बेहद भ्रष्ट और नीच इंसान था, ब्रैडली को घुटनों पर आने के लिए मजबूर करता है। वो ब्रैडली को अपमानित करता है और कहता है कि उसने अपनी जिंदगी और अपने आने वाले बच्चे का भविष्य हमेशा के लिए खत्म कर लिया है। लेकिन ब्रैडली की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वो वार्डन की ओर देखता है और एक ऐसी बात कहता है जो वार्डन को अंदर तक हिला देती है। वो कहता है, मैंने वो किया जो एक बाप और एक पति को करना चाहिए था और इसके लिए मैं नरक में भी जलने को तैयार हूँ। तभी कमरे में गोलियों की गूंज सुनाई देती है। वार्डन टुगन अपनी शॉटगन से फायर करता है और ब्रैडली के शरीर को गोलियां छलनी कर देती हैं। ब्रैडली फर्श पर गिरता है। उसका खून उस गंदी जेल की जमीन पर फैलने लगता है। लेकिन गिरने से पहले उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे पता था कि भले ही उसका शरीर इस काल कोठरी में दम तोड़ रहा है, लेकिन उसकी पत्नी और उसका बच्चा अब खुली हवा में सांस ले रहे होंगे। ब्रैडली थॉमस, जिसने अपनी मर्यादा और परिवार के लिए खुद को एक जानवर बना लिया था, आखिरकार इस दर्द भरी दुनिया से आजाद हो चुका था। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि पुलिस और एम्बुलेंस जेल पहुंच रही हैं, लेकिन सेल ब्लॉक 99 की गहराइयों में एक ऐसी कहानी दफन हो गई थी जिसे शायद ही कोई कभी जान पाएगा। तो दोस्तों, ये थी ब्रॉल इन सेल ब्लॉक 99 की दिल दहला देने वाली कहानी। कैसे एक साधारण सा दिखने वाला आदमी अपने परिवार के लिए मौत का फरिश्ता बन गया। ये फिल्म हमें सिखाती है कि हालात इंसान को कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अपनी वफादारी और प्यार के लिए मर मिटना ही असली वीरता है। अगर आपको ब्रैडली का ये जज्बा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको क्या लगता है, क्या ब्रैडली के पास कोई और रास्ता था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही और भी सस्पेंस और एक्शन से भरी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल फ्लिक मूवीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। गुड बाय।